आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। हाँ जी, तो चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा बेटा? डेप्रिसिएशन, है ना? डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग। आइए बात शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग में। बेटे हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा था, आइए क्विक रिकॉल लेते हैं। हमने यहाँ पर सब कुछ देख लिया था जी। अब तो बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है जी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस में मैंने आपको होमवर्क दिया था जो कि आपने नहीं किया, बोलो हाँ। कौन से क्वेश्चन तक पहुंच गए थे हम लोग? बेटे मैंने आपको होमवर्क दिया था। अभिषेक किया क्या? अभिषेक और कौन बच्चा बेटा क्लास में, फटाफट से बेटा जल्दी बताओ, होमवर्क कर लिया क्या? कर लिया? कोई डाउट है तो बताओ, ये तो फिर मैं आगे चलूं। शुरू करें? आइए जी शुरू करते हैं। लो जी बेटा, कोई डाउट नहीं है क्या? आइए अब यहां पे बात करते हैं जी। बेटा एक जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, मैंने आपसे कहा था कि डिप्लेशन मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ठीक है ना? अगर ये नेचुरल यूनिट होती है तो डिप्लेशन कहलाता है। आइए जरा, पर यहां पर बात कुछ हो रहा है। ये क्वेश्चन है हमारा कि भाई एक कंपनी है जिसने एक लीज राइट लिया 10 साल के लिए। कोई खदान है, खदान माइन मतलब खदान, जैसे वो गाना सुना है तुमने, जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से, बस बेटे वो खान की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, माइन खदान जिसमें से कोयला निकलता है, कोयला निकलता है और दूसरी चीजें, ठीक है ना? तो जब खान में से ये चीजें निकाली जा रही हैं तो उसका लिए पहले क्या होता है, एक लाइसेंस लिया जाता है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं। कह रहे 1 जनवरी 2001 को हमने एक लाइसेंस लिया, मतलब एक समझ लो उन्होंने असेट्स ले ली और लमसम पेमेंट किया गया 4,50,000। वैसे तो ये क्वेश्चन आना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स का क्वेश्चन है। टेंजिबल एसेट्स का क्वेश्चन आना चाहिए इस एस मतलब इस वाले चैप्टर में, पर फिर भी कोई बात नहीं, कभी कभी क्वेश्चन इधर उधर के पूछ लेते हैं तो अपना हम लोग इसलिए कवर कर रहे हैं। कह रहे 4,50,000 रुपए जो है वो पेमेंट किया हमने लैंडलॉर्ड को, जिसकी लैंड थी, जिसपे खान थी, चलिए जी, जो मालिक था उसका। और ये एस्टिमेट किया जा रहा है, एस्टिमेटेड बाय द एक्सपर्ट, कि भैया उसके अंदर जो कोयला होगा वो कितने टन होगा, लगभग लगभग इतने 20 लाख टन होगा, ऐसा अंदाजा है, एस्टिमेट है एक्सपर्ट्स का। बेटे एक्चुअल में कितना भी निकले, जैसे हम लोग फिक्स की लाइफ एस्टिमेट नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि एक्चुअल में चाहे हो सकता है वो सेम लाइफ ना जिए, हो सकता है वो असेट्स उससे भी लंबी लाइफ जी जाए, हो सकता है उससे जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन एक एस्टिमेट जो लेकर के चलते हैं उसी के बेस पर हम लोग बात करते हैं। आइए जरा, तो क्या कहा कि भाई 20 लाख टन इसमें से कोयला निकल सकता है, कोयला है या कोई भी प्रोडक्ट है। कहते हैं देखिए 20 लाख टन तो उसमें होगा, लेकिन निकल कितना सकता है, कुड बी रेज्ड, जितने टाइम के लिए लाइसेंस ले रखा है ना उतने टाइम में हम 20 लाख का 75%, मतलब बेटे मतलब मैं कह सकता हूं 20 लाख का 75% कितना होता है, 15 लाख। 15 लाख टन कोयला ही या जो भी प्रोडक्ट है वहां पर खान में, वो ही कोल लिखा हुआ है, कोल 15 लाख टन ही कोयला वहां से निकाला जा सकता है। 1 जनवरी 2001 को जो हमने लाइसेंस लिया 10 साल के लिए, इस 10 साल में सिर्फ 15 लाख टन कोयला निकाला जा सकता है, भले ही उस खदान के अंदर, उस खान के अंदर 20 लाख अवेलेबल हो। चलिए, तो देखा जाए तो हमारे लिए इफेक्टिवली यूजफुल कितने टन है, 15 लाख। जैसे हम लोग ईएस में बांट लिया करते थे, हम लोग यहां पर बेटे टन्स में बांटा करेंगे, ठीक है, कि कितने टन के हिसाब से कितने पैसे हमारी कॉस्ट आ रही है। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स लिमिटेड डिसाइडेड, क्या कहा, एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट द लीज ऑन डिप्लेशन मेथड। बेटे डिप्लेशन मेथड क्यों बोला जाता है और कहां बोला जाता है? डेप्रिशिएशन का मेथड सेम है बिल्कुल, ये एसएलएम की तरह, बस यहां पर लाइफ किस में, एस्टिमेटेड लाइफ किस में, यूनिट्स में है बस।
और क्योंकि ये नेचुरल यूनिट्स है, नेचुरल प्रोडक्शन वाली यूनिट्स हैं, जैसे जो भी खेती करके या कोई भी मतलब खोदने से संबंधित हो, मतलब जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन हो, ये वहां पर इसको हम बोला करेंगे डिप्लेशन मेथड लगता है। उसको हम क्या बोलते हैं, अलग नाम देते हैं उस मेथड को, डिप्लेशन मेथड। ऐसी यूनिट्स जो नेचुरल वाली यूनिट्स जनरेट की जाती हैं, उन पर लगने वाले डेप्रिसिएशन, असेट्स का डेप्रिसिएशन जो है कहलाता है क्या, डिप्लेशन मेथड। आइए इस केस में क्या करते हैं हम लोग, यहां पर एस्टिमेटेड जो प्रोडक्शन है हमारा, उसके बेस पर हम लोग इसको बांटते हैं। तो देखा जाए तो अगर मान यहां पर मैं बात करूं, क्या आंसर नंबर 14 है ना, हाँ आंसर नंबर 14, आंसर नंबर 14। अगर मैं तुम्हारे से पूछूं, बताओ बेटे डेप्रिसिएशन का रेट, डेप्रिसिएशन का रेट पर टन कितना होगा, पर टन कितना होगा, तो आप क्या कहोगे सर उसमें क्या दिक्कत है, आप ये देख लो कॉस्ट कितने की है, उसमें से घटा लो सर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, अगर क्वेश्चन में दी हो तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग बाकी एसएलएम में करते हैं, और डिवाइड कर दो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, बस यहां पर लाइफ ईयर्स में ना हो करके, यहां वर्किंग आवर्स में ना हो करके, यहां पर यूनिट्स में बात कर रहे हैं हम लोग, क्या एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इन यूनिट्स, भाई कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग इस टाइम में, ठीक है। तो ये पर यूनिट, पर टन, एस्टिमेट यूनिट्स, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इन यूनिट्स ऑफ टन्स, टन्स में क्योंकि टन की बात हो रही है ना, हाँ जी। तो पर टन का डेप्रिसिएशन आ जाएगा जी, हो गया काम। लो बेटा जी कितने की कॉस्ट है इस क्वेश्चन में दे रखी है, कह रहे हैं क्या 4.5 लाख रुपए पे किया, ठीक है जी 4.5 लाख रुपए पे किया, और ये 10 साल के लिए पे किया, जिस दौरान 15 लाख टन, तो सॉरी 20 लाख टन उसके अंदर कोयला, लेकिन 75% निकाल पाएंगे, यानी बेटे बात 15 लाख टन पे आएगी। तो देखा जाए तो हम पूरे 10 साल में 15 लाख टन कोयला निकालेंगे, तो ये कॉस्ट जो है हमारी वो 15 लाख टन पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन देख लेना स्क्रैप वैल्यू तो नहीं है यहाँ पर, अगर स्क्रैप वैल्यू होगी तो उसको घटा देंगे तभी तो जाके डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगी, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट को डेप्रिशिएट तभी तो किया जाएगा। स्क्रैप वैल्यू देखना क्वेश्चन में लिखा है क्या कहीं, नहीं कहीं नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब 4.5 लाख को ही डेप्रिशिएट करना है, करना बेटा 4.5 लाख को डिवाइड 15 लाख से, यानी बेटे पर टन 30 पैसे, क्या कहा मैंने 0.30 रुपीज, का मतलब क्या है 30 पैसे पर टन हमारा डेप्रिसिएशन का रेट आ गया जी, 30 पैसे पर टन हमारा बेटे डेप्रिसिएशन का रेट आ गया। अब तो बस ये देख लेंगे किस साल कितना कितना प्रोडक्शन हुआ, इस रेट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक वैसे जैसे वर्किंग आवर्स के बेस पे था, किस साल कितना कितने आवर्स हैं उसे मल्टीप्लाई करते जाओ। आइए जी, तो हम निकालेंगे यहां पर क्या डेप्रिसिएशन, हाँ जी तो पहले तो ईयर देख लो कितने ईयर्स हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं जी कितने ईयर्स, 2001 2 3 4 5 6, 6 साल दे रखे हैं। लो जी 2001 2002 2003 2004 2005 2006, और यहां पे हम सबसे पहले निकालेंगे प्रोडक्शन एक्चुअल में कितना हुआ, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, और बेटे एक्चुअल प्रोडक्शन का क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पे क्वेश्चन है में कुछ डाटा दे रखा है, हिंट दे रखा है, कह रहे हैं इस साल हमारी जो सेल हुई वो कितने की हुई 15,000 की, और 5,000 बच भी गया, ये टन्स में दे रखा है, कह रहे हैं 5,000 बच भी गया और 15,000 तुमने बेच भी दिया, वाह वाह। इसका मतलब साल भर का प्रोडक्शन पता है कितना था, कितना था बताओ 20,000, इसका मतलब बेटे 20,000 था। तो मतलब मैं कह सकता हूं क्या, जो क्लोजिंग वाला, क्या कहा मैंने, क्लोजिंग वाला स्टॉक होगा
अगर मैं उसमें जोड़ दूं सोल्ड वाली क्वांटिटी, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी में मैं जोड़ दूं सोल्ड वाली क्वांटिटी और मैं घटा दूं ओपनिंग स्टॉक वाली क्वांटिटी, तो इसका मतलब निकल आएगा प्रोडक्शन जो ड्यूरिंग द ईयर है। बोलो बेटा, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। और फिर मैं निकालूंगा यहां पर डेप्रिसिएशन, जहां पर मैं रेट मल्टीप्लाई करूंगा एट द रेट ऑफ 30 पैसा पर टन। चलो जी बेटा, मुझसे आगे आगे करने की कोशिश करें। बताओ जी, एक्चुअल में प्रोडक्शन कैसे आएगा? क्लोजिंग वाला स्टॉक कितना है 2001 का कि जी 5000, देखना जरा, क्लोजिंग वाला स्टॉक है यहां पर 5000 का, 5000 तो क्लोजिंग स्टॉक है जी, 5000 क्लोजिंग स्टॉक है जी। इसमें जोड़ दो कितने की क्वांटिटी बेची है कि जी, कितने की क्वांटिटी बेची है? 15000 की बेच दी है। क्या कोई ओपनिंग स्टॉक था? नहीं था जी। तो बताओ जी कितना हुआ? इसका मतलब 20000 का प्रोडक्शन हुआ। सबसे पहली बात, 20000 क्वांटिटीज का प्रोडक्शन हुआ इसका मतलब। तो बताओ बेटे, पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? सर वेरी वेरी सिंपल, 20000 से मल्टीप्लाई कर दो 30 पैसे को, तो भाई 20000 से मल्टीप्लाई कर दो 30 पैसे को, मतलब आ गया कितना बेटा? 6000 रुपए। 2002 की बात करते हैं, आइए बेटा जरा 2002 की बातें करते हैं। 2002 में क्या था बेटा? यहाँ पे क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी है 2002 में? कि सर क्लोजिंग वाली है 4000, क्लोजिंग वाली है 4000। कितनी क्वांटिटी है जो बेच दी गई? सर क्वांटिटी बेच दी गई है 31000। कितनी? 31000। क्या कोई पुरानी थी? नहीं। तो पुराने वाली कोई क्वांटिटी थी? हाँ जी थी। पिछले साल का जो क्लोजिंग है, पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो इस बार का ओपनिंग स्टॉक होता है। अच्छा, यानी कि पुरानी भी थी कितनी? 5000। यानी बेटे प्रोडक्शन कितना हुआ? 4000 प्लस 31000 माइनस 5000, यानी करंट ईयर में 30000 का प्रोडक्शन हुआ था। आइए इस बात को पहले वेरीफाई करें, क्योंकि हमारे सबके दिमाग में अक्सर क्या होता है, वो जो डाटा चल रहा होता है वो इस तरह से चल रहा होता है। कैसे? कि हमें ना अकाउंट फॉर्म में जल्दी समझ में आता है। कैसे सर? 2002 की बात, पहले 2001 की बात करें, चलो, और फिर बात करेंगे 2002 की। यहां से ऊपर 2001 है और नीचे होगा बेटा क्या? 2002। नीचे होगा 2002। बताओ बेटे, पिछले साल ओपनिंग स्टॉक कितना था? सर ओपनिंग स्टॉक तो नील था। कितना प्रोडक्शन हुआ करंट ईयर में ये पता है? नहीं पता है। कितने की सेल है ये पता है? हाँ जी पता है। कितने का क्लोजिंग स्टॉक है ये पता है? चेक करना। हाँ जी पता है। क्लोजिंग में था 5000 का और बिक गया था 15,000, तो टोटल इसका मतलब 20,000 स्टॉक था वहां पर। अब कितना करंट ईयर में प्रोड्यूस था और कितना पिछले साल का था ओपनिंग, ये हमें देखना है। तो जी ओपनिंग तो था नहीं, इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा हमारा करंट ईयर में ही प्रोडक्शन है। यानी कि मशीन जो हमारी चली, जो हमारे जो कॉस्ट आई डेप्रिसिएशन की, वो इन वाली यूनिट्स पाएगी जो हमारी करंट ईयर प्रोडक्शन हुई है। नंबर एक बात। नंबर एक बात, मैं अगले साल की बात करता हूं। हमें पता था कि ओपनिंग में स्टॉक कितना है, हाँ पता है। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग है, पिछले साल का क्लोजिंग इस वाले साल का ओपनिंग है।
अब करंट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ ये तो हमें पता नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ द ईयर हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि हाँ भाई सेल कितने की हुई है, कितनी क्वांटिटी बिकी है। बेटे कितनी क्वांटिटी बिकी है, सेकेंड ईयर में 31,000 क्वांटिटी बिकी है और 4,000 क्वांटिटियां क्लोजिंग स्टॉक में हैं। 4,000 क्वांटिटियां क्लोजिंग स्टॉक में हैं। इसका मतलब इनके पास में जो ओपनिंग में इनके पास में टोटल क्वांटिटियां हो चुकी थी 35,000, चाहे वो प्रोडक्शन की हो चाहे वो ओपनिंग की हो। अगर 35,000 में मुझे ये पता है कि ओपनिंग में कितनी थी, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी क्या है, वो करंट ईयर की प्रोडक्शन वाली यूनिट्स आ गई। कितनी आएंगी, 30,000। तो मैं इसको एक फॉर्मूले का नाम दे रहा हूं, क्या, क्लोजिंग स्टॉक में मैं जोड़ दूंगा सोल्ड यूनिट को और मैं घटा दूंगा ओपनिंग यूनिट को, तो मेरी निकल जाएंगी बैलेंसिंग फिगर। वो मैंने यहां पे लिखा, क्लोजिंग स्टॉक में सोल्ड क्वांटिटी को जोड़ करके ओपनिंग क्वांटिटी में घटा रहा हूं, तो मेरी प्रोडक्शन निकल जाएगी। आइए जरा अगले साल की बात करें, 2003 की। 2003 की बात करते हैं। 2003 में कितने की सेल हुई जी, 98,000 की, क्लोजिंग स्टॉक 6,000 का। लो बेटा जी, 6,000 का क्लोजिंग स्टॉक था और 98,000 की सेल थी, और पिछले साल का क्लोजिंग इस बार का ओपनिंग था जी 4,000 माइनस 4,000, 6,000 प्लस 98,000 माइनस 4,000, यानी बेटे 1,00,000। क्या कहा मैंने, इसका मतलब बेटा 1,00,000 क्वांटिटी ऐसी थी जो कि हमारी करंट ईयर में प्रोड्यूस हुई थी। तो हर साल का आप डेप्रिसिएशन निकालते रहो। पिछले साल में 30,000 इंटू 30 पैसे आ गया कितना, 9,000 आना चाहिए, 9,000। अगले साल 1,00,000 इंटू 30 पैसे, 1,00,000 इंटू 30 पैसे, बेटा 30,000। बेटा अगले साल की बात करते हैं। अब है बेटा 5,000 और 2,01,000, क्या, 5,000 और प्लस 2,01,000। बेटे ओपनिंग वाली घटाओगे, पिछले साल का क्लोजिंग इस बार का ओपनिंग 6,000 माइनस 6,000, 5,000 प्लस 2,01,000 माइनस 6,000। बेटा इसका मतलब 2,00,000 क्वांटिटी का यहां पर प्रोडक्शन हुआ। लो जी, अब अगले साल की बात करते हैं। 4,000 यहां पर क्लोजिंग में है, 4,000 यहां पर क्लोजिंग में है, प्लस 2,01,000 यहां पर सेल हुई, और बेटे ओपनिंग में कितना था, पिछले साल का क्लोजिंग 5,000, इस बार का ओपनिंग। इसका मतलब 4,000 प्लस 2,01,000 माइनस 5,000 कितना हुआ बेटा, यानी कि इस बार 2,00,000 का प्रोडक्शन हुआ। बेटा डेप्रिसिएशन कितना हुआ, उसी के अकॉर्डिंग। लो जी, प्लीज मेरे साथ साथ नोट करते रहना। 2,00,000, अब है 2006 की बात। दो हजार छः, 5,000 क्लोजिंग है जी, और जी सेल है 1,99,000 यूनिट्स, माइनस ओपनिंग वाले 4,000, 5,000 प्लस 1,99,000 माइनस 4,000, 2,00,000। $60,000। बेटा मुझे प्लीज बताएं, क्या ये बात ओके है, कोई डाउट तो नहीं है, प्लीज मुझे बताइए, क्लियर और नॉट क्लियर, जल्दी से बताओ जी, फिर हम अगले पार्ट पे चलेंगे। क्लियर और नॉट क्लियर।
आनंद, स्मृति, तुम लोग भी हो क्लास में, तुम लोग बताते भी नहीं शैतानो। हाँ जी बेटा जल्दी बताओ, क्लियर और नॉट क्लियर। बेटे बाकी बच्चे भी जो क्लास में हैं प्लीज मुझे रिप्लाई दो जल्दी से। अभिषेक का ओके है, बाकी बच्चे भी बताओ जल्दी से, वरना देख लो उनको पाप चढ़ेगा, फिर काली माता आएगी रात को गले में सांप डाल के जाएगी। जल्दी बताओ। आनंद, स्मृति, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। क्या कह रहे हो, नहीं बताएंगे? आइए चलिए अब अगली बात पे चलते हैं। बेटे अगर यहाँ पे किसी का रिप्लाई नहीं आ पा रहा है किसी वजह से चैट बॉक्स में, तो कोई बात नहीं, वो व्हाट्सएप पे बता दिया करो। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले तो यहाँ पे एक काम करेंगे आप फटाफट से, क्या ये रेट्रोस्पेक्टिवली को काट करके क्या करोगे, इसको काट लो और लिखो यहां पर प्रोस्पेक्टिवली। क्या लिखोगे? प्रोस्पेक्टिवली। ये अमेंडमेंट आई थी बहुत पहले। शुरू करें? आइए जी। रामा लिमिटेड, बेटे रामा लिमिटेड विच डेप्रिशिएट इट्स मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेंज जो है मेथड का चेंज मतलब क्या बेटे, पहले डेप्रेशन लग रहा था डब्ल्यूडीवी मेथड से, अब वो चाहते हैं एसएलएम से लगाना, या पहले लग रहा था एसएलएम से, अब वो चाहते हैं डब्ल्यूडीवी से लगाना, या वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड पे जाना चाहते हैं, या फिर वो किलोमीटर पर आवर्स पे जाना चाहते हैं। अब मतलब एक मेथड से दूसरे मेथड पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो बहुत पहले कभी हुआ करता था बैक डेट से चेंज करते थे, अब बैक डेट से चेंज नहीं होता है। प्रोस्पेक्टिवली जिस डेट पे खड़े हो उस डेट पर देखेंगे क्या बैलेंस है और उसी को आगे की तरफ फॉरवर्ड करके चलेंगे। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं जरा मेरे साथ में। Rama Limited which depreciate its machinery at the rate of 10% per annum WDV। बेटे डिमिनिशिंग मतलब WDV मेथड। इनके पास में ऑन 1 जनवरी 1994 इतने का बैलेंस था मशीनरी में डेबिट साइड में। बेटा ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान रखना एक और चीज, अगर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस की डेट जनवरी 1 मिले तो समझ जाना वहां पे कैलेंडर ईयर है। ये एक हिंट होता है एग्जाम के हिसाब से। अगर हमें ओपनिंग बैलेंस की डेट अप्रैल 1 मिले तो समझ जाना वहां फाइनेंशियल ईयर है। एक हिंट आपको मैं बता रहा हूं बड़ा अच्छा, कि ताकि आप ना इजीली कवर कर लें चीजों को। कई बार हम ना छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं, बड़ी चीजों में नहीं उलझते। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि 1 जनवरी 1994 को इतने का बैलेंस था जी, मतलब बेटे फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है और वो जनवरी 1 को है, यानी बेटा वो कैलेंडर ईयर है। क्या है वो? कैलेंडर ईयर है। आइए अब हमें क्या करना है, कह रहे ड्यूरिंग द ईयर एक मशीनरी परचेज की गई, नहीं ड्यूरिंग द ईयर 1994 मशीनरी जो पहले कभी परचेज की गई थी 1992 में 80,000 की, उसको आज की डेट में बेच दिया गया 45,000 में। ठीक है जी। ऑन 1 जुलाई 1994 एक नई मशीनरी भी खरीदी गई इतने की कॉस्ट की, सेम वाली। अच्छा, इंस्टॉल की गई सेम डेट पर, जिसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट आई 8,000 रुपए। कंपनी वांट टू चेंज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम डब्ल्यूडीवी टू एसएलएम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1992। ठीक है जी, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1992। इसको एक काम करो, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज करो, क्योंकि बेटे अगर जनवरी 1992 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैकडेट से हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। इसको करो 1994। क्या करोगे? 1994 करोगे और ये आंसर चेंज हो जाएगा।
ठीक है, ध्यान से करना। 1 जनवरी 1994 से वो चेंज कर रहे हैं मेथड। आइए बेटा मैं इस बात को ना लिखता हूं। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालोगे? आंसर नंबर 15। क्या डालोगे? आंसर नंबर 15। और इसमें हेडिंग डालोगे ऊपर चेंज इन मेथड। फिर यहां पे लिखिए ऑलवेज डू प्रोस्पेक्टिवली अमेंडेड। हम लोग जो कर रहे हैं वो अमेंडेड चीज है। आइए चेंज इन मेथड। बेटा एक काम करें, सबसे पहले हम कॉलम खींच लेते हैं। हमें क्या बनाना है जी? यहां पर हमें बनाना है करंट ईयर का मशीनरी अकाउंट। करंट ईयर का प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमें बनाना है। करंट ईयर का मशीनरी अकाउंट। यहां पे लिखिए फटाफट से मशीनरी मशीनरी अकाउंट। लो बेटे मशीनरी अकाउंट। और यहां पर ईयर डाल दीजिए फटाफट से 1994। क्या डाला? 1994। आइए जी यहां पर लिखिए बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जनवरी 1। जनवरी 1 को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें क्वेश्चन ने। क्या क्वेश्चन में क्या बैलेंस है सर? बताओ जरा। जनवरी 1 को हमें जो बैलेंस दे रखा है वो कितना है बेटा? ये रहा जी 9,72,000। 9,72,000 रुपए। 9,72,000। क्वेश्चन में क्या दे रखा है जी? आइए जरा एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा वर्किंग नोट। और इसमें वर्किंग नोट में वर्किंग नोट नंबर 1 ग्राफ। एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं बेटा। क्वेश्चन में हमें जो डाटा दे रखा है वो 1994 के लिए काम करने के लिए बोला गया है, लेकिन पिछले 20 साल की कुछ बातें बता रखी है। करंट ईयर है हमारा 1994। कौन सा ईयर है बेटा? हमारा 1994 है। ये वाला ईयर हमारा कौन सा है जी? 1994 है जी। चलो जी 1994 है। अब बताइए जी इस 1994 में यहां पर एक तो है बेटा जनवरी 1। ये हमारी जनवरी 1। क्या है ये हमारी? बोलो जनवरी 1। चलो जी क्या हुआ जी जनवरी 1 को? जनवरी 1 यहां पे हमें क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा है टू बैलेंस ब्रोट डाउन बैलेंस 9,72,000 का। और क्वेश्चन ने क्या कहा कि ये जो डेट है ना आगे, हाँ जी कौन सी वाली? कि ये वाली। ये कौन सी डेट की बात बता रहे हो? कि जी जनवरी की नहीं, अब हम बात कर रहे हैं जुलाई 1 की। अच्छा क्या हुआ यहाँ पर? कह रहे यहाँ पर ना एक मशीनरी बिक गई। यहाँ पर एक मशीनरी बिक गई। अब वो कौन सी वाली मशीनरी थी? क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन ने क्या कहा? ड्यूरिंग द ईयर 1994 मशीनरी जो परचेज की गई थी 1 जनवरी 1992 को 80,000 रुपए के लिए, वो बेच दी गई ऑन 1 जुलाई को। आइए जरा इस डेट को पहली बात तो बेच दी। तो मैं देखूं तो हमारा जो ईयर है पिछले वाले ईयर, ये हमारा ईयर कौन सा हो गया? ये हो गया सर 1993। अच्छा और इधर ये हो गया जी 1992। और यहाँ के बारे में बात बता रहा है क्वेश्चन कि 1992 में जनवरी 1 को कहां पर
ये रही हमारी डेट जनवरी 1 कि जनवरी 1 को हमने यहाँ पर एक मशीनरी खरीदी थी। यहाँ पे हमने खरीदी थी वो मशीनरी कितने की कॉस्ट की, कह रहे इस जगह पे जो कॉस्ट थी उसकी 80,000 थी। हाँ 80,000 रुपए की कॉस्ट की मशीनरी हमने खरीदी थी और वो हमने यहाँ पर बेच दी। दैट हैज बीन सोल्ड। क्या कहा, ये इसने यहाँ पर बेच दी है। यहाँ पर अब ये बताओ कितने में बेची, कि जी ये बेच दी जी 45,000 रुपए में। लो बेटा, यहाँ पर सेल्स प्राइस दे रखा है 45,000। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी बुक वैल्यू ढूंढ लूँ, बुक वैल्यू बुक में कितने की है, तो क्या नहीं निकल जाएगा मेरा प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी यहाँ पे आना है? बिल्कुल निकल जाएगा, प्रॉफिट या फिर लॉस निकल जाएगा जी। सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है। पढ़िए तो जरा क्वेश्चन क्या कहता है। आइए करते हैं। कह रहा है भैया पहले जब हम लगा रहे थे ना, हाँ जी, पुराना जो मेथड था वो था हमारा WDV। क्या कहा, हमारा जो मेथड लग रहा था वो हमारा लग रहा था WDV, और पिछले साल भी हमने बेटा WDV ही लगाया। क्वेश्चन हमें खुद बताया इस बात के लिए कि भाई पिछले साल भी हमने जो है ना WDV ही लगाया। और हम अब क्या कर रहे हैं इस टाइम पर, यहां पर हम मेथड को चेंज कर रहे हैं। चेंज, यहां पर हम मेथड को चेंज कर रहे हैं। चलो जी कर रहे होंगे, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ की बुक वैल्यू निकालो, उससे आप कंपैरिजन करो कि आप ऐसे केस में कैसे करोगे। कितनी कॉस्ट है, 80,000 की है ना। हाँ पहले तो ये देखो बेटे, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में ये जो 9,72,000 है, इसके अंदर दोनों लोग शामिल होंगे कि नहीं होंगे, पहले बताओ। मैं इसको एक नाम दे दूं, इसको मैं नाम रख दूं, इसका नाम रख दूं M1। बोलो, इसका नाम रख दूं M1 जो सबसे पहले खरीदी गई थी। तो मैं यहां पर M1 की बुक वैल्यू जानना चाहता हूं, नंबर एक बात। फिर मैं यहां पर रख दूंगा इसके अलावा जो मशीनरी रही होगी वो होगी M2। अब क्योंकि क्वेश्चन ने मेरे को बोला है कि इस जगह पर एक और मशीनरी खरीदी, क्या कहा, M3 परचेज। यहां पर मैं नाम दूंगा इसको M3 परचेज। ठीक है, जब बात सोल्ड की है तो मैं ये कहूंगा यहां पर बेच दिया गया M1 को। ठीक है, आराम से करना, बिल्कुल तसल्ली से। अब क्वेश्चन में देखते हैं और क्या डाटा डाला हुआ है। कहते हैं क्या, दोबारा से पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो, मैं दोबारा से हाईलाइट करते पढ़ा रहा हूं कि ड्यूरिंग द 1994 मशीनरी जो परचेज की थी 1/92 को 80,000 रुपए, उसको बेच देगा 45,000 रुपए में 1 जुलाई 1994 को। एक नई मशीनरी जिसकी कॉस्ट 1,50,000 है परचेज कर दी अभी के अभी ऑन द सेम डेट, इसी डेट पर, कौन सी, 1 जुलाई को 1994 में। ठीक है, और वो कंपनी चाहती है कि भैया मेथड डेप्रिसिएशन का चेंज करें, कर लेंगे जी, कोई बात नहीं। ठीक है जी, करें, आओ जरा। अब शुरू करते हैं। यहां पर बेटे एक और कॉस्ट आ गई M3, 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, जल्दबाजी मत करना, आराम से। एक बात कंफर्म है, मैं अगर इस स्टेज पर, कौन सी स्टेज पर, जनवरी 1 पर इसकी बुक वैल्यू निकाल लूं, 80,000 में से कितने बचे, निकाल सकता हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। मैं M1 की वैल्यू निकाल रहा हूं। M1 ऑन जनवरी 1 1994 कितने की बुक वैल्यू थी, मैं ये निकाल दूं पहले तो। इसकी बुक वैल्यू कितने की है M1 की, ये निकाल दो पहले। शाबाश बेटा, अभिषेक ने निकाल भी दी, चलिए बहुत बढ़िया बात है। आइए जरा, मुझे इतना पता है जो M1 है उसकी कॉस्ट 80,000 रुपए है और उस पर 2 साल का डेप्रिसिएशन घटा, 2 साल का WDV के रेट से। और WDV में रेट क्या था जी, यहाँ पर कितने का था, 10% पर एनम का था जी। लो जी बेटा जी, 10% पर एनम का था। लो बेटा, यानी कि हमने घटा दिया
सबसे पहले घटाया बेटे 10%, तो बच कितना गया, 8,000 घटाने के बाद में 72,000 बच गया। ये हमारा 1992 में, फिर 1993 के एंड में कितना बचा होगा भाई, ओपनिंग WDV कितने की है, 72,000 की, फिर इस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा 10%, तो बेटा 72,000 में से फिर से घटा दो 10%, तो बच गया कितना, 64,800। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो है ये 64,800 रुपए तो यहां पर इसके थे इस टाइम पर, जनवरी 1 को 64,800 रुपए की तो M1 थी इस 972 के अंदर। इसको थोड़ा सा साइड में कर दूं क्या, साइड में कर देता हूं, देखिए ध्यान से। एक तो जी M1 थी यहां पर और बाकी कोई M2 रही होगी। M1 निकल आई इसके अंदर से कितने की, 64,800 की। तो अगर 64,800 की ये थी तो 9,72,000 में बाकी की कितनी थी, 9,07,200 रुपए की, इसका मतलब M2 थी, अदर मशीनरियां थी। चलो जी, इतनी बात समझ में आ गई। पहले जरा इसको लिख लेते हैं, पहले जरा हम इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास में जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें दोनों असेट्स के हमने पहले बैलेंस अलग अलग कर लिए। एक वो बैलेंस जो आगे तक जाएगा, दूसरा वो बैलेंस जो पहले ही रुक जाएगा, और इन दोनों का टोटल मिलाकर के आया 9,72,000। ठीक है, और इसके अंदर ये आ गया जी 9,07,200 का, और वो आ गया था 64,800 का। सबसे पहली बात, अब ईयर एंड आया, ईयर एंड पर हम बेटा डेप्रिसिएशन लगाना चाहते हैं यहां पर दिसंबर 31 को। पहली बात, हमने एक जो इससे दिसंबर 31 से पहले हमारी क्या आई होगी, बोलो यहां पे जुलाई, जुलाई जुलाई है ना, कौन सी डेट है वो, जुलाई 1, जुलाई 1 को ही इन्होंने एक और मशीनरी खरीदी है, टू बैंक, जो खरीदी है उसका नाम है बेटा M4, नहीं M3, और वो कितने की खरीदी पता है बेटा, 1,50,000 की। उसमें 8,000 रुपये खर्च हैं, यानी कि बेटा 1,58,000, क्योंकि 8,000 रुपये खर्च होकर के तब वो रेडी टू यूज हुई। चलिए जी, अब मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं, जल्दी से करेंगे हम लोग। एक तो यहां पर डेप्रिसिएशन लगेगा, किस पर लगेगा, M1 पे लगेगा। दूसरी बात, फिर ये M1 जो है ना बिक भी जाएगी बाय बैंक, M1 बिक भी जाएगी सेम डे पर। तीसरी बात, इस पर कोई प्रॉफिट या फिर लॉस जनरेट होगा, पहली बात। ठीक है, अब दूसरी बात है, जब ईयर एंड होगा तो फिर से एक और डेप्रिसिएशन लगेगा, जो किस पे लग रहा होगा, एक तो सर M2 पे लग रहा होगा क्योंकि M2 आगे गई, और तीसरा जो M3 अभी अभी आए हैं उस पे भी लग रहा होगा जी। आइए जी, फिर इसके बाद में इनका बैलेंस शीट होगा, बिल्कुल सही बात है, बैलेंस बचेगा जी। दिसंबर 31 को ही इनका बैलेंस भी बचेगा बाई बैलेंस कैरिड ऑन। इकट्ठा लिख दूं या बेटा अलग अलग लिख दूं, मेरी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। M2 और M3 अलग अलग लिख दो चाहे, ये कहानी है जी। चाहे कम करो लेकिन सॉलिड करो, कम करो लेकिन सॉलिड करो, आगे तक के क्वेश्चन में एक ही अप्रोच यूज होनी है हर जगह। आइए बेटा निपटाते हैं। अब यहां पर बेटे सबसे पहले M1 की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन की। बेटा यहां पर WDV था ना पहले तो, हाँ सर। अब जब ये चेंज कर रहे हैं, ये किस में चेंज कर रहे हैं बताओ ध्यान से, ये क्या कह रहा है, WDV से SLM में जाना चाहता है। कब, जनवरी 1 1994 से। ध्यान से सुनना, बिल्कुल मत हिलना, दिमाग बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। जनवरी 1 1994 से ये डेप्रिसिएशन करना चाहता है। कैसे करना चाहता है, SLM में शिफ्ट होना चाहता है। बेटा यहां पर इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए इसकी बची हुई लाइफ, असेट्स की बची हुई लाइफ भी तो चाहिए। अब यहां पर इसमें क्वेश्चन में हमें लाइफ नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, हम एक काम कर लेते हैं, हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं,
एज्यूम लिखना पड़ेगा हमें। सर एग्जाम में ऐसे हम एज्यूम कर सकते हैं? नहीं बेटे, क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है ना। एज्यूम रिमेनिंग लाइफ जो है ना, रिमेनिंग लाइफ ऑफ M1 एंड M2 जो पहले से चली आ रही थी, उनकी रिमेनिंग लाइफ जो है बेटा वो कितनी है? M1 और M2 की 4 इयर्स है, मान लिया बेटे 4 इयर्स है। तो अब ऐसे केस में इन पर जो डेप्रिसिएशन आएगा, तो ध्यान रखना बेटे बैक डेट से कभी चेंज नहीं होगा। ऐसे केस में हम कहेंगे भैया इसको बना लो इसकी कॉस्ट, और देखो स्क्रैप वैल्यू है क्या। अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो 64,800 पूरा का पूरा डेप्रिशिएट होगा। तो मैं बात करूं अगर M1 के डेप्रिसिएशन की, M1 के डेप्रिसिएशन की, तो हम देखेंगे 64,800 जो कॉस्ट है, इसमें से स्क्रैप वैल्यू क्या घट गई बेटा? 0 घट गई। क्वेश्चन ने दी नहीं, क्वेश्चन ने दी ही नहीं, यानी कि यही है हमारी डेप्रिसिएशन अमाउंट, और हमने माना कि नेक्स्ट 4 इयर्स तक ये रहेगा। इसका मतलब बेटे 64,800 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, यानी बेटा 16,200 रुपए हर साल का डेप्रिसिएशन आएगा। सबसे पहली बात, जब जनवरी 1 को हम मेथड चेंज कर रहे होंगे उस टाइम थोड़ा ना पता होगा कि हम 1 जुलाई को जाके बेच देंगे, उस टाइम पर तो मेथड चेंज ही कर रहे होंगे ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जुलाई 1 तक जो हमारा डेप्रिसिएशन लगा वो लगा 16,200 से रिवाइज्ड मेथड, क्योंकि जनवरी 1 से रिवाइज हुआ, तो मतलब अब जो भी बात होगी वो एसएलएम पे होगी। और एसएलएम के लिए यहाँ पर क्या कहते हैं? जो बैलेंस बचा है अकाउंट में, जो बैलेंस बचा है अकाउंट में, जो बैलेंस बचा है अकाउंट में, उसी को मानो वो आपकी कॉस्ट है, और उसी को लेके आगे की तरफ भागो। तो ठीक है जी, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यहां पर जो M1 है जिसकी ओपनिंग वैल्यू जो थी, ओपनिंग बुक वैल्यू जो थी वो कितने की थी? 64,800 की। उस पर करंट ईयर में डेप्रिसिएशन लगा कितना? 16,200 का, 16,200 का अप टू जुलाई, अप टू 1 जुलाई। इसका मतलब बेटे वो बुक वैल्यू जो बच गई, उसकी बुक वैल्यू एट 1 जुलाई कितने की बच गई बेटा? 81,000 की। और ये जो 81,000 की बुक वैल्यू बच गई है, ये बिक कितने में रही है बताओ? इस क्वेश्चन में बता रखा है, इस बुक वैल्यू को बेच दिया गया, इस एसेट्स को बेच दिया गया। सेल्स प्राइस है 45,000 ना, हाँ 45,000 में 45,000 रुपये सेल्स प्राइस है, और बेटा बुक वैल्यू है कितने की? 81,000। बेटा लॉस पे है कि प्रॉफिट पे है? ऑफ कोर्स लॉस पे है, तो यानी कि हम लोग यहां पर लॉस भी बुक करेंगे बाई P&L। 36,000 का तो लॉस है, और 1 मिनट, हाँ मम्मी, इक्यासी हजार क्यों होगा बेटा? अरे हाँ 81,000 गलत है, ये घटाना पड़ेगा, मैंने तो बढ़ा दिया। रुको, कितने की है इसकी वैल्यू? 64,800 में से डेप्रिसिएशन घट गया ना, 64,800 माइनस करना है, मैंने गलती से जोड़ दिया। ये आ गया कितना? ये आ गया जी 48,600। यस यू आर राइट। तो मतलब 48,600 की बुक वैल्यू है ऑन द सेम डेट। कितने की है? 48,600 की। अब देखना जरा बैंक में कितने आएंगे, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, चेक करेंगे जरा भी, रुको। बैंक में कितने आए? बैंक में आए 45,000, बैंक में आए 45,000। अब देखना जरा, इस 45,000 में से घटाओ 48,600 को, यानी बेटे 3,600 जो है वो क्या है? लॉस है। क्या है बेटा? लॉस है, यानी यहां पर लॉस भी बुक होगा 3,600 रुपए का। अब आगे बढ़ते हैं, ये जरा चलिए, डेप्रिसिएशन M2 पर कितना लगेगा बेटे? M2 की भी हालात सेम है। क्या पहले लगता था WDV, अब है SLM। जो भी वैल्यू बच रही है उसी को कॉस्ट मानकर चलेंगे। अगले 4 साल तक बात जाएगी M2 पर। हाँ जी, M2 की भी तो लाइफ हमने अगले 4 साल मानी है। तो हमारा जो M2 पर डेप्रिसिएशन आएगा वो कितने का आएगा जी? आइए जरा निकालें।
जो हमारा M2 पर डेप्रिसिएशन आएगा वो कितने का आएगा जी? M2 पर डेप्रिसिएशन आएगा बेटे 9,07,200 रुपए का ओपनिंग बैलेंस बचा हुआ है, उसी को मानेंगे कि वही है इसकी कॉस्ट। बेटे स्क्रैप वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में बताई नहीं रखी, 0 नील। बेटे रिमेनिंग लाइफ कितनी दिख रही है बताओ? 4 इयर्स। तो बेटा जी ऐसे केस में हमारा डेप्रिसिएशन कितना आएगा जी M2 पर? भाई 9,07,200 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 साल, 2,26,800, 2,26,800 ये बेटा डेप्रिसिएशन आया किसका? M2 का। लो बेटा लिखो, M2 का डेप्रिसिएशन 2,26,800। बेटे कोई बता सकता है M2 की वैल्यू कितनी बच गई होगी? सर उसमें क्या दिक्कत है, 9,07,200 में से घटा दो 2,26,800, तो ये आ जाएगा 6,80,400 की बुक वैल्यू बच जाएगी। हालांकि अलग अलग करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आपका पूरा कंट्रोल बना रहे, इसलिए अलग अलग भी कर रहे हैं। आइए M3 की बात करते हैं। आओ बेटा जी M3 की बात करते हैं। M3 पर डेप्रिसिएशन कितना होगा? बेटे कॉस्ट कितने की M3 की? 1,58,000। स्क्रैप वैल्यू कितने की है? नील की। बेटा एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है M3 के लिए, कुछ बताया क्या? इसमें नई मशीनरी कुछ नहीं बताया जी, तो कोई बात नहीं, इसको भी 4 साल मान रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन में कि भाई M1, M2 एंड M3 तीनों के लिए हमने मान लिया आगे की 4 साल की लाइफ है। बताना जरा, 1,58,000 डिवाइड बाई 4, बेटे 39,500 रुपए की अमाउंट है। क्या कहा मैंने? 39,500 की अमाउंट है जो डेप्रिसिएशन कहलाएगी। तो जी यहां पर M3 पर 39,400 का डेप्रिसिएशन लगा, सॉरी 500 रुपए का, 39,500 का डेप्रिसिएशन लगा। तो बताना जरा, 1,58,000 में से इसको घटा देंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी? 1,18,500 की बुक वैल्यू बची। बेटा चेक करके देखो आपका टोटल मैच होगा, क्योंकि आपने पूरी कंट्रोलिंग के साथ क्वेश्चन को किया है। 11,30,000। प्लीज मुझे बताएं, क्या यहां तक सब ओके है? सब बच्चे बताएंगे भाई, क्या यहां तक सब ओके है? मैं मान के चलूं कि यहां तक सब ओके है? आनंद, अभिषेक, स्मृति, बोलो बेटा बोलो। क्या मैं आगे चलूं? अभिषेक का मैसेज आया, ओके है। बेटा बाकी बच्चे तो बता ही नहीं रहे, गंदी बात, गंदी 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 बात। सर क्वेश्चन में रिमेनिंग लाइफ आएगा ना असेसमेंट? बेटा दिया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है, हाँ उससे बेफिक्र हो, दिया जाएगा। आइए जी जरा अगला क्वेश्चन करते हैं। इस पे लिखो होमवर्क, ये तो अब आप कर ही लोगे, बिल्कुल वैसे ही है माइन वाला जैसा भी हमने किया। ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, इस पे भी लिखो बेटा होमवर्क। बस इसमें ध्यान रखना ये रेट्रोस्पेक्टिव से कर रखे हैं, हमें क्या करना है? प्रोस्पेक्टिव से, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करने हैं, जैसे अभी मैंने किया। और लाइफ 4 साल मान लेना, लाइफ एज्यूम 4 इयर्स। होमवर्क है आपके लिए। और इसमें बेटा आपका होमवर्क है। बेसिक में ना मुझे ऐसा लग रहा है बस कि आपको होमवर्क ज्यादा दूं मैं,
उससे क्या रहेगा ना कि आप लोग फटाफट फटाफट निपटा लाओगे, वरना मैं तो क्लास में तो सारे कराने लगा तो फिर लंबा खींच जाएगा आपका। बेटा यहाँ पर एक जो अकाउंट है ना, मशीन असेट डिस्पोजल अकाउंट हमने पढ़ा था, वो ये वाला है, मशीनरी डिस्पोजल। यहाँ पर चेंज किस पे कर रहे हैं, WDV पे। पहले SLM था, अब ये WDV। बस एक बात ध्यान रखना, दो बात हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर प्रोस्पेक्टिवली होगा, चाहे क्वेश्चन रेट्रोस्पेक्टिवली बोले, यहाँ पर प्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। प्रोस्पेक्टिवली एग्जाम में कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली बोलेगा ही नहीं। और लाइफ वही एज्यूम कर लेना, इन केस अगर कोई दिक्कत हुई, लाइफ की एजम्पशन हमेशा 4 साल की रखना। नेक्स्ट, ये बेटा वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था WDV निकालने का, मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए। ये कुछ ट्रू फॉल्स हैं जो अभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ये पढ़ लेना प्लीज, बहुत जरूरी है। और डेप्रिसिएशन में एक मेथड हो रहा है, मैं एक बार कल चेक करके आपको बताता हूँ कि सिंकिंग फंड आपके यहाँ पर है या नहीं है, क्योंकि सिंकिंग फंड हर जगह से हट गया है। तो सिंकिंग फंड है कि नहीं मैं आपको चेक करके बताऊंगा। मुझे लगता है कि सिंकिंग फंड नहीं है अब हमारे यहाँ भी, ठीक है ना। तो अभी तो आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन निपटाना है पहले। डेप्रिसिएशन जब हो जाएगा, जब डेप्रिसिएशन हो जाएगा तो हम अगला चैप्टर कौन सा करेंगे, ध्यान रखना। बेसिक की हमारी छोटी क्लास होगी, क्योंकि इसमें ना ज्यादा काम मैं आपसे करवाऊंगा। जरा एक बार देखो कौन सा करेंगे हम लोग। रेक्टिफिकेशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। इधर मैं चाहता हूं कि जो आपको अलग से कराने वो पहले हो जाए। ठीक है, अगला हम करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और फिर उसके बाद में जॉइंट वेंचर। तो अलग से करने वाले हमारे दो एक चैप्टर और भी हैं, जैसे आपका रॉयल्टी हो गया और पार्टनरशिप हो गया और NPO, ठीक है जी। तो अभी ना इसकी हम फिलहाल छोटी क्लास रखेंगे ताकि हमारी क्लास ना इंटरेस्टिंग बनी रहे, क्योंकि इसमें ना कुछ भी इंटरेस्ट वरना आएगा नहीं। जो पिछले हमने जो कर रखे हैं ना सब बेसिक में, वो चीजें हमारी वरना बार बार रिपीटेड होंगी, तो हमें थोड़ा सा इरिटेशन रहेगी। तो हम ना इस क्लास को भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो कैसे कि छोटी छोटी क्लास में ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, होमवर्क आपके ऊपर ज्यादा रहेगा, ठीक है जी। तो चलिए मैं क्लास को ओवर करता हूँ, कोई डाउट है तो डाउट पूछो, पर नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन करके आओ इसके, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम करें नया चैप्टर स्टार्ट, तो हमारे पास में ये कहने का ना हो कि भाई ये वाली चीज छूट गई हमारी, ठीक है। अभिषेक और बाकी बच्चे, हम इस क्लास को ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे की रखेंगे, क्योंकि बेसिक की क्लास है और पुरानी चीजें फटाफट फटाफट हमें गो थ्रू करनी है, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ठीक है ना। चलें, मिलते हैं जी, अगली क्लास में मिलेंगे। और एक बात का ध्यान रखना, जो चैप्टर्स हमारे चल रहे हैं CA इंटर के साथ में, वो पूरी डिटेल में प्रैक्टिस करना तरीके से। मैंने बात कर ली है टेक्निकल टीम में, तो वो ऐप पर डल जाएगा, आपके पास कॉल भी आ जाएगा अभिषेक, ठीक है जी। चलिए फिर मैं क्लास ओवर करता हूँ। ओके, बाय बाय बच्चों।